हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्यूरो टॉक्स। और आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है बिकॉज आज के एपिसोड में वी हैव गॉन बियॉन्ड बॉर्डर्स। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसे स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके बारे में मुझे खुद बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी। और वो स्पोर्ट है कॉम्पिटिटिव डांस स्पोर्ट। और उसके लिए आज हमारे पास आए हैं झिनुक एंड व्लाद। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आप लोगों की वेडिंग के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। थैंक यू Thank you for having अनिरुद्ध us. थैंक यू अनिरुद्ध फॉर कॉलिंग अस। हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे बैठ के। ओह माय गॉड, इतनी सारी हिंदी एक साथ। अभी मैंने fresh बोला था on ना, है। अभी मैं ट्राई करूंगी थोड़ी शुद्ध शुद्ध हिंदी हिंदी में बात बोलेंगे, करने की। चलो वेरी नाइस। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी और साथ ही साथ हमारे ऑडियंस को भी थोड़ा बहुत एजुकेट करिए डांस स्पोर्ट के बारे में। डांस स्पोर्ट जो है, डांस और स्पोर्ट दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। डांस स्पोर्ट जो इंडियन ओलंपिक्स कमेटी है और जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है वो सभी ने रिकग्नाइज़ किया है एक स्पोर्ट के तौर पर। और अगर लोगों को पता होगा या नहीं भी होगा, लास्ट ईयर ओलंपिक्स में भी ब्रेक डांसिंग डांस स्पोर्ट के तौर पर शामिल हुआ था। और ब्रेक डांसिंग के सिवाय डांस स्पोर्ट में अलग अलग कैटेगरीज़ है, जैसे कि लैटिन अमेरिकन बॉलरूम डांस स्पोर्ट और स्टैंडर्ड बॉलरूम डांस स्पोर्ट। अभी जो वर्ल्ड डांस स्पोर्ट फेडरेशन है उन्होंने और भी बहुत सारे डांसेस को डांस स्पोर्ट के तरीके पे कॉम्पिटिटिव लेवल पे अभी अपनाया है और कॉम्पिटिशन्स रख रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो डांस स्पोर्ट ये है। ओके, तो इसमें कौन कौन से डांस फॉर्म्स होते हैं? जैसे आपने कहा लैटिन अमेरिकन वाला, तो इसमें और कौन कौन से डांस स्पोर्ट होते हैं इंक्लूडेड हाँ, जो मैं डांस बोलूँ स्पोर्ट हाँ में? बोलो तो नहीं, जो लैटिन बाद में अमेरिकन सब बताऊंगा। जो लैटिन अमेरिकन डांस स्पोर्ट है उसमें 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डांसेस है, जो है रूम्बा, सांबा, चा चा Okay. चा, पासे दोबले और जाइव। ये Okay. 5 स्टाइल्स है। और जो स्टैंडर्ड बॉलरूम है उसमें भी 5 स्टाइल्स है: वॉल्स, वियनीज वॉल्स, टैंगो, क्विक स्टेप और फॉक्सट्रॉट। ये Okay. जो 5 अलग अलग यूरोपियन बॉलरूम स्टाइल्स है उनमें ही हम compete करते हैं। Okay. हाँ। So, is it like you have to know all those dance forms to participate? If you are competing in one specific style, like for example Latin ballroom, and you are competing at an international level, usually they are all 5 dances together at a high level. But when you start, you can start off with just competing in cha-cha and jive. Then Okay. you can add cha-cha, jive and samba. Then you can add cha-cha, jive, samba, rumba. So you can keep adding. Okay. But at the highest level, it's all 5 are a So you have must. to know all those 5. Correct. Okay, and the basic choreography is the mix of all those 5 dance forms, right? It's actually like each for the choreography part to answer it. There is a choreography for each dance that we have, like Okay. that we already prepared beforehand, and that we train in the studio through. So we have like let's say like a 1.5 minute choreography of samba, 1.5 choreography minute of choreography of cha cha, of rumba, Okay. of paso, of jive. And then those we all already have prepared, and then we dance them in a specific order in the competition. So there is not necessarily one choreography, but like 5 smaller ones. Okay. And Yeah. then you're scored on the basis of those choreographies, right? It's not per choreography, but it's like an overall Overall. impression, let's say. Yeah, but we are scored on the basis of not just choreography, लेकिन मतलब एक डांस स्टाइल में हमें मार्क्स मिलते हैं। वो मार्क्स अलग अलग तरीके से वो लोग एलोकेट करते हैं, जैसे कि म्यूजिकलिटी, Okay. या फिर फ्लोर क्राफ्ट, या फिर कनेक्शन, टेक्निक, पार्टनर वर्क। ये सब कैटेगरीज में हमें मार्क किया जाता है पर डांस। और फिर पर डांस जो 5 डांसेस है उनका क्यूमुलेटिव एक मार्किंग भी होता है। Okay. और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं या फिर नहीं होता है सिलेक्शन। Okay. What's floor craft? फ्लोर क्राफ्ट मतलब अभी फ्लोर पे साथ में मतलब शायद 6, 11, 12
तक कपल्स रहते हैं हाँ या साथ में, और ये सब नाचते रहते हैं एक दूसरे के बाजू में। हाँ और फ्लोर क्राफ्टिंग का मतलब वो है कि जब आप फ्लोर पर है और नाच रहे हैं, तो अगर एक दूसरा कपल आपके सामने आपके पीछे आपके बाजू में आ रहे हैं, तो ऐसे करना चाहिए कि दोनों नहीं टकराते so how टकराते हैं। so how effectively you are using the floor basically Yeah. Correct. Exactly. Yes. It's like traffic. हाँ traffic control Yeah. Yeah. okay Yeah. tell me कि how did you find dance sport So actually, जब मैं बचपन में मैं छोटा था, बचपन में तो सभी छोटे होते हाँ हैं वैसे तो। शायद। और मेरी माँ ने उसके पहले वो डांसिंग कर रही थी, लेकिन फॉर्मेशन में, बॉलरूम लेकिन फॉर्मेशन के जैसे। तो फॉर्मेशन वो है कि 3, 4, 5 कपल्स साथ में एक ही कोरियोग्राफी नाचते हैं। Okay. और वो बोल रही थी मुझे कि मुझे भी सीखना पड़ेगा डांस, लेकिन मैं लड़का होना तो मैं सोच रहा था कि यार नहीं, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, और इसके वजह से मैं कराते किया था। और उसके बाद मुझे कराटे भी पसंद नहीं था, पसंद नहीं आया और मैं वो भी छोड़ दिया। और तब मेरी माँ ने बोला कि ठीक है, अभी वक्त आया है डांस सीखने के लिए। तो मैं बोला था ठीक है, मैं सीखूंगा, और उसके बाद तो मैं वो भी छोड़ दूंगा और कुछ और कर दूंगा। और जब मैं मैंने शुरू किया तो मुझे पसंद में आया, और थोड़ा और मैंने तय किया कि ठीक है, मैं अभी ये कंटिन्यू करूँगा। और मुझे पसंद था कि लेवल्स है इसमें, तो जैसे कराटे में भी था कि अभी white belt, yellow belt, green belt, and so on. And I really like this progression feeling that okay, now I know this much, I am a certain level, then I learn some more, I become a certain higher level, and there was always that like kind of like next level feeling that okay, what more. And of course, in dancing, you can like spend your whole life wanting to go to that next level. So it's like a never-ending progression. Okay, so then you finally found dance sport. Yeah, so dance sport was kind of like a level in ballroom dancing, how I started in Romania. So at first it was like more like social. I used to dance with like multiple people just to learn how to like dance randomly. And then who was teaching the groups asked me that, okay, would you like to like take it to the next level? Yeah, competitive level. And I was like, yeah, of course. So then I was put in a special batch, like a smaller batch, and then I got like a stable dance partner. And then our teacher said, okay, now you guys dance only together. You practice. These are your choreographies. And when you guys are ready, then you guys can start competing. Okay. So that's how I kind of like shifted from ballroom into dance sport. Okay. And Jinuk, अभी ये तो आपसे पूछना पड़ेगा because इंडिया में I have never seen, अभी तक तो मैंने कभी नहीं देखा कोई डांस स्पोर्ट में इंडियन हो। तो you tell me कि how did you land up into dance sport? मतलब जो इंडिया में है लोग जो करते हैं बॉलरूम डांसिंग, काफ़ी सारे लोग करते हैं, ज़्यादा नहीं है पॉपुलर, लेकिन है लोग जो करते हैं बॉलरूम डांसिंग। लेकिन जो डांस स्पोर्ट कम्पिटिटिव डांसिंग है उसमें इतने सारे एक्टिव कम्पिटिटिव एथलीट्स नहीं हैं। और जब मैंने भी एक्चुअली व्लाद जैसे बॉलरूम डांसिंग सोशली ऐसे ही शुरू किया था, क्योंकि मैंने देखा कि लोग सालसा करते हैं और क्या है ये डांस स्टाइल, और मैंने ऐसी इंटरेस्ट दिखाया। फिर बाद में जब मैंने रिसर्च किया मुझे पता चला कि एक्चुअली कंपेटिटिवली जब करते हैं तो काफ़ी डिमांडिंग है, फिज़िकली चैलेंजिंग है।
और ये थोड़ा अलग है, ये सिर्फ जैसे नॉर्मल Definitely. सोशल डांसिंग है वैसा नहीं है। तो फिर मैं पहले ही मतलब मैंने बचपन से किया है डांसिंग, ओडिसी, कथक, उसके बाद मैंने थोड़ा बैले में ट्रेनिंग शुरू किया था। और तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो वेस्टर्न क्लासिकल डांसेस है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है, और इसीलिए मुझे बॉलरूम डांसिंग भी, कम्पेटिटिव बॉलरूम डांसिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पसंद आया। और मैंने कोशिश की इंडिया में भी सीखने के लिए अलग स्कूल्स में, जैसा ट्रेनिंग मैं चाह रही थी, जो मैं देख रही थी बाहर के जो इंटरनेशनल कंपेटिटर्स हैं जो जैसे डांस करते हैं, वो मुझे मिल नहीं रहा था। इसीलिए मैं पहले रशिया गई और वहाँ पे जाके मैंने देखा कि वाओ, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ बॉलरूम डांसिंग। और तभी मतलब मेरी आंखें खुल गई और मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है। और फिर उसके बाद मैं वापस आई, स्कॉलरशिप पे गई थी मैं पहले बार, और फिर उसके बाद मैंने वापस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, फिर वापस मैं गई सीखने के लिए, लेकिन तभी कोविड हो गया। और फिर उसके बाद मैंने बहुत ट्रैवल किया, रोमेनिया, हंगरी, फिर यूएस में बहुत सारी जगहों पर मैंने ट्रेनिंग किया कंपेटिटिव बॉलरूम डांसिंग का। okay. तो वैसे हुआ मेरा Okay. शुरुआत। बट आई थिंक ये सही भी है कि इंडिया में बीइंग कि जहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आई थिंक इट्स ऑलवेज अ बेटर चॉइस कि आप उन कंट्रीज में जाके सीखो जहाँ पे वो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सालों से होता आया है, बिकॉज बहुत सारे एब्सोल्युटली। एक्सपीरियंसेस हैं, टेक्निक्स हैं जो हम लोग नहीं कवर कर पाते, जो यहाँ के हाँ, डांसर्स या और कोचेस नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है एक्चुअली। एग्जैक्टली। अगर मुझे compete करना है तो एक्टिवली competitive सीजन में होने चाहिए एटलीस्ट 3 months में एटलीस्ट 6 competitions तो करने ही चाहिए मिनिमम। Okay. लेकिन वो है ही उतना नहीं यहाँ यहाँ पे पे, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ही नहीं वहाँ पे। तो फिर मैं अगर इंटरनेशनली जाके compete करना चाहूँ, मैं कैसे compete कर सकती हूँ अगर बिल्कुल। मुझे वो ट्रेनिंग नहीं है, अगर मेरे पास वो है नहीं competitive बैकग्राउंड, तो फिर मैं क्या compete करूँगी इंटरनेशनली। तो मतलब आप, लेकिन आप बचपन से जो भी आप एक्टिविटीज करते थे, जिम्नास्टिक्स और जैसा आपने बताया, तो फिर वहां से आप डांस में कैसे एंड अप हुए? हाँ, तो मतलब बचपन में मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड थी, जिमनास्टिक्स, रनिंग, एथलेटिक्स, और फिर बहुत सारे स्पोर्ट्स में, फुटबॉल, बास्केटबॉल, मतलब वाओ। स्कूल में जो कुछ भी होता था मैं सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा। वो मेरा स्पेशलिटी था, लाइक ऑल आई वांट टू टिक मार्क एवरीथिंग। सो मैंने उसके बाद जब स्पोर्ट्स के बाद मुझे थोड़ा डांसिंग का, तो मम्मी ने बचपन से ही डाल दिया था मुझे क्लासेस में, ओडिसी और अच्छा, कथक। मतलब जब से मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रही थी, लेकिन मैं कर रही थी। और फिर उसके बाद जब मैंने पता किया कि वेस्टर्न डांसेस क्या है, कैसे है वेस्टर्न डांस स्टाइल्स, तो तभी मैं संदीप सुपारकर है एक इंटरनेशनल बॉलरूम डांसर है वो, और उनके वहाँ पे मैं इंस्ट्रक्टर थी। पहले तो मैं सबसे वहाँ पे छोटी इंस्ट्रक्टर थी, क्योंकि जस्ट स्कूल ख़त्म किया था मैंने, और फिर उसके बाद में मैंने ज्वाइन किया सीखने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम ट्रेनर बन जाओ यहाँ पे। तो इसीलिए आई स्टार्टेड अर्निंग ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी यंग एज। I started saving up a little bit on those things, but I really liked dance. But obviously, Indian parents, my mom wanted me to study, and I did law. But while I was interning, तभी इंटर्नशिप के टाइम पे मैं डांस भी कर रही थी, और मैं ओडिसी में भी परफॉर्म कर रही थी, बॉलरूम में भी परफॉर्म कर रही थी। तो साथ साथ में सब चल रहा था, लेकिन मुझे फीलिंग आ गई थी कि अभी बॉलरूम डांसिंग के तरफ मुझे ज़्यादा इंक्लिनेशन हो रही है। तो इसीलिए फिर जब मैंने लॉ ख़त्म किया, तब वहाँ से मैंने बोला कि मुझे बॉलरूम डांसिंग करना है, लेकिन सोशली नहीं करना है, मुझे कंपेटिटिवली करना है, मुझे सीरियसली करना है ये। और तभी मैंने वहाँ से जाके शुरुआत किया। स्टेट लेवल पे पहले मैंने थोड़ा कॉम्पिटिशन्स किए थे यहाँ पे, फिर बाद में नेशनल लेवल पे भी मैंने कंपटीशन किया, और फिर बाद में मुझे टाटास के स्पॉन्सरशिप के थ्रू मैंने रशिया में 3 months ट्रेनिंग एंड कम्पीटिंग किया। फिर वहाँ पे ख़त्म होने के बाद मैं वापस थोड़ा आई और एशिया में थोड़ा कॉम्पिटिशन्स किए, और फिर वापस रशिया, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी ट्रेनिंग ज़रूरी है। ऑफ कोर्स इतना कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है और इतनी माइन्यूटली एक एक मार्किंग होती है, मैंने देखा उसमें, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको रिगरस ट्रेनिंग की जरूरत है ही। जितना आप ट्रेनिंग करोगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। एब्सोल्युटली।
अच्छा व्लाद, आई वांटेड टू आस्क यू कि इसमें जैसे आपकी अपब्रिंगिंग में जो ट्रेनिंग, जैसे हमने कहा कि अभी इंडिया में जैसे कल्चर है कि हाँ हमें पहले एजुकेशन भी करनी है और डांस साइड बाय साइड होता रहेगा, तो आपके अभी रोमानिया में भी क्या आपको ऐसा एनवायरनमेंट होता है क्या वहाँ पे भी? नहीं, इतना नहीं है Exactly. हमारे एनवायरनमेंट में, क्योंकि लोगों को पता है कि ठीक है ये भी एक करियर चॉइस हो सकता है। इसमें भी लोग पैसे कमा सकते हैं, बिल्कुल। और बहुत एक्सपोजर है, टीवी में भी देखते हैं। किसी को कोई भी है जो ये कर रहा है, ये या उसका कोई है जो ये कर रहा है, तो ये ऑब्स्टिकल्स मेरे उतने नहीं नहीं होते। थे। एग्जैक्टली, वो ऑब्स्टिकल्स खाली यहाँ पे इंडिया में ज्यादातर होते ही हैं कि हाँ हाँ यू हैव टू हैव अ प्रॉपर डिग्री एंड हाँ कहते हैं जॉब, सेफ्टी बैकग्राउंड, एक सेफ्टी नेट के ना वो, safety हाँ net, yeah, वो होनी yeah. चाहिए। And of course, there's always the, like, let's say, cultural aspect also, which didn't really exist that much, because like people are used to like people just dancing together Of course. close to each other, and it just being a dance. Like it doesn't have to be interpreted as anything. Like, oh, you know, like if like Of course. they're, you know, children or young people and they're dancing together, people are more like understanding Yeah, they are, that's they are much more open to as it, much yes. as it is. Exactly. So नहीं, बट आई थिंक उस सेंस में आई थिंक इंडिया में अगर कोई भरतनाट्यम या वैसा भी कर रहा होगा तो भी उसको एज अ करियर दे वोंट एडवाइज एनीवन। नो, एग्जैक्टली। आई मीन नाउ आजकल मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इंडिया में भी जो है, जो प्रोफेशनली डांसर्स है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि उनको भी टॉन्ट्स आते हैं एग्जैक्टली सोसाइटी से कि अरे तुम डांस कर रहे हो, क्या है ये, डांसिंग में थोड़ी ना करियर बनाओगे। और अगर डांस भी करते हैं तो सब लोग डांस के तरफ उनको बोल देते हैं कि अब तुम रियलिटी शो पे चले जाओ कि वहाँ से तुमको पैसे मिल सकता है, जो सच बात है, वहाँ से मिल सकते हैं पैसे, लेकिन हर किसी को वो उस तरफ में नहीं करना है। कोई लोग हैं जो सीखना चाहते हैं और दूसरों को सिखाना चाहते हैं, और मतलब वो भी एक अलग तरीके का करियर हो सकता है। सिर्फ थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इतने सारे लोग सपोर्टिंग नहीं है, और कोई भी मतलब इतना सीरियसली नहीं लेता है उनको, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी भी मुश्किल है लेकिन बेहतर है। बिल्कुल नहीं, आई थिंक ये जैसा आप कह रहे हो ना कि लोगों को लगता है कि वो इतना मुश्किल नहीं है या इतना आसान है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम लोग बचपन से ही जब ये बच्चों को इस तरह से इन सब चीजों में डालेंगे, उनको उस चीज का टेस्ट जब तक नहीं होगा कि उसमें कितना परफेक्शन या कितना हार्डवर्क लगता है किसी भी चीज में, ऐसे किसी भी आर्ट फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं तब तक उनको पता नहीं चलता इसकी वैल्यू क्या है। या जब आप उसके मास्टरी कर लेते हो, उसकी मास्टरी अटेन कर लेते हो, तो आप उसको अपने आप ही रिस्पेक्ट करते हो। जो लोग आजकल सोसाइटी में ये बोलते भी है ना, कहीं ना कहीं उन्होंने ये को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। वो जो कंपटीशन, जब आपको कटिंग एज कंपटीशन होता है, जब आप 0.1 से जो है आप हार रहे हो या जीत रहे हो, जब तक वो आप एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक यू डोंट नो कि आप कहाँ हो। एग्जैक्टली, उस हार्डवर्क की आपको वैल्यू नहीं पता है, जो आपने अटेन किया है उसकी वो आप लोग वैल्यू नहीं कर पाते उस चीज को। सैक्रिफाइसेस करना जरूरी है ताकि तुम्हें पता चले कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, अगर सैक्रिफाइसेस नहीं है तुम्हारे तरफ से तो फिर बलिदान, यस, बलिदान। क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, व्लाद जैसे नहीं, बस मस्ती करिए, लेकिन ऐसे शुरू करते हैं बहुत सारे लोग और छोड़ देते हैं, और मतलब दैट्स इट, फिनिश, गेम ओवर। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर तुम कुछ ट्राई कर रहे हो और नहीं हो रहा है तुमसे, वो वापस करना और वापस करना और करते रहना और करते रहना कंसिस्टेंटली, चाहे तुम्हें कितने भी बार मतलब तुम हार जाओ या कितने भी बार तुम लास्ट आओ या कुछ भी हो जाए, वो करते रहना कंसिस्टेंटली, वो ही एक्चुअली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। एग्जैक्टली, वो पैशन है आपके लिए। जो सोसाइटी में लोग बोलते हैं वो टॉन्ट करे, कहीं ना कहीं उनमें वो पैशन नहीं है। और कहीं ना कहीं लाइफ में आप जब भी आप ऐसे लोगों से मिलते हो ना जो उतने ही पैशनेट है, भले किसी और चीज के लिए हो, तो कहीं ना कहीं वो समझते भी हो, वो कनेक्ट करते हैं उस पैशन से या पागलपन से। कि आपको वही चीज आप बार बार कर रहे हो, उसी रिपीटेशन को कर रहे हो रोज सुबह, और जस्ट विद दैट कहते हैं थर्स्ट की मुझे स्लाइटली इम्प्रूव होना है हर दिन। आई थिंक वो मेजॉरिटी में वो माइंडसेट लैक करता है, और हमको वही माइंडसेट एक्सेप्टेबल भी कराना और कहीं ना कहीं लोगों में डालना, इंस्टॉल भी करना है वो। एब्सोल्युटली, तो है क्योंकि लोगों को सिर्फ चाहिए कि मतलब क्विक रिजल्ट, फास्ट रिजल्ट,
सबको वो चाहिए कि हाँ। अभी मैंने ये किया, अभी मुझे फुल अब मुझे पैसे आने मास्टर, चाहिए, अब अभी मैं हाँ, मास्टर अब बन मैं सेट हो जाऊंगा और गया। अभी मुझे सब पैसे वैसे आने चाहिए। Yeah. वैसा नहीं होता है, टाइम देना पड़ता है, इतने साल देने पड़ते हैं। जैसे आपने बोला कि एवरी डे द इम्प्रूवमेंट इज सो मिनिस्क्यूल Exactly. एंड समटाइम्स देयर इज नो इम्प्रूवमेंट आल्सो। हाँ, कभी कभी ऐसे भी होता है। कभी कभी मतलब कुछ इम्प्रूव भी नहीं करते हो, लेकिन वो करते रहना पड़ता है, क्योंकि वो 2 दिन के बाद नहीं, तीसरे दिन पे आएगा इम्प्रूवमेंट, बिकॉज योर बॉडी इज ऑल्सो नॉट एवरी डे द सेम। तो वो भी पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी साथ दे रहा है, हाँ। तो हमें भी मेंटली साथ देना पड़ेगा। But there are a lot of people like think that okay, time is money. So if you like, how can you like now like I don't know spend 1 year in doing something which has a result of like in our case 2 minutes. एग्जैक्टली, Because वो एक वेस्टर्न माइंडसेट है, टाइम इज मनी वाला चीज। इट्स समथिंग कि देयर इज समथिंग मच मोर वैल्यूएबल दैन मनी। आप हर चीज को मनी में आई थिंक नहीं कंपेयर कर सकते। नॉलेज सबसे बड़ी बात होती है कि नॉलेज, स्किल्स, आई थिंक यू कांट कंपेयर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी। क्वांटिफाई नहीं कर सकते उसको मनी के टर्म्स में या टाइम के टर्म्स में। एक विनिंग टीम में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब जैसे कि आप लोग दोनों पार्टनर्स हो, अपार्ट फ्रॉम दैट एक कोरियोग्राफर भी होता होगा, तो व्हाट डज योर टीम कंस्टिट्यूट बेसिकली? I would say team. I feel the biggest like the biggest contributing factor is of course the family, like the parents. Like that, without that, no one can do anything. In this sport and probably in any other sport also. In terms of like the choreographic aspect, I would say that the trainer, but a lot of times there's like a difference between like someone being a trainer and someone being a coach. Okay. Like for example, a trainer is like someone who just like okay gives you the information, trains your body, maybe even trains your mind because there's a lot of mental preparation also that goes with it. But in terms of coaching, there is this aspect where the trainer also tells you that okay, this is the competition that you have to go to. This is the calendar that you're gonna have for the year. That these competitions. Then he tells you which training camps to go to. He tells you what other trainers or coaches with you should maybe take lessons. Maybe go to attend their workshops. Maybe go to attend their camps. So there's a lot of I'll say tactic aspect to it, not just that okay, you know how to dance, I'll teach you how to dance, and then you go to the competition. So there's a lot of other maneuvering around the system that which I feel is like the biggest contributing factor. Essentially, Yeah. What do you Yeah, no, I think whatever Vlad said is true. That they're in the team, like firstly it's the parents who are going to be the main base, and then comes your coach, I feel, and then comes the trainers, and then also comes your team player actually, because you know you have to also have a good communication with them, a good understanding of goals, desires to be able to achieve those same goals. And also I feel like in the whole team you have your costume designer. Yeah. You have the designers who will design what you will wear, because it's also about how you look, not just Absolutely. you know how you dance, but how you look on the floor, how professional that is. You have, in terms of show dances, you have like someone who creates the music for you. So in that aspect you have that. So it depends on the kind of competition that you want to dance in, and you have a different team as per different events, different competitions, different levels. So I think the bigger the competition, so the bigger and more absolutely, more because dedicated that team is. Sometimes we have, like for example in show dance we also had a coach who was just coaching us with acrobatic elements of the show dance. So he was just, his name is Alinindo Sorokian. He's amazing. You should check him out on YouTube. And he was teaching us just acrobatics. There was another coach, Ton Grayton, who was teaching us about mindset, about approach, about the artistic aspect of the sport. And then there was our third coach, who was Anastasia Salivanova. She was training us with technique, with speed, with amplitude, with dynamics, things like that.
connection. So yeah, we had like a big team, and all of them together with us, we participated in the World Championship because that was a big competition. Of So course. the bigger the competition, I think, Exactly. the bigger the team. bigger the team. Exactly. Yeah, and in terms of show dance, it's like a mini production, right? Like there's like how course. there's a cameraman, there's a script writer, there's a lighting guy, so everyone has to contribute. Like it's very difficult for one person to do, Of course. or even like two people to think of all of the angles. It's just So- not going to create the same impact also. Yeah. If it's just two Exactly. people and their creativity versus like a bunch of different people with different ideas and different, interpretations, then it creates something magical. Exactly. Just like a movie. Yeah. There are directors, there are Yeah. script writers, and Yeah. you are the Soundtrack. actors. Yeah. Yeah. Exactly. Bringing everything, all that to the The audience. vision together. Exactly. Yeah. ओके अच्छा जैसे व्लाड आपने कहा कि मेंटल टफनेस के लिए कोच करते तो व्हाट काइंड ऑफ मेंटल टफनेस मतलब इन व्हाट एस्पेक्ट आई वांटेड टू नो कि कैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कैसी मेंटल टफनेस व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस व्हिच बेसिकली वेयर यू नीड दैट मेंटल टफनेस I feel it's usually right before and when you just step onto the dance. At least like for me, because like I'm sure everyone's feelings are different, but it's that moment when you have to like switch in your mind and just like go into that like kind of like I won't say like zombie mode, but like like this is that flow state yeah basically. like that like trance where you're like okay, nothing around me can distract me, nothing around me can influence me, nothing around me can like make me feel something that I shouldn't be feeling or I shouldn't be thinking at that specific time, because a lot of things happen like with the whole like floor craft, other couples, the audience, the lights, like there are so many yeah a lot of distractions yeah, exactly, and that is where the mental training has to like start coming into play to like just like disconnect from all these things and just focus on what you and your partner have been practicing in the Okay. studio. वो कहते हैं ना अर्जुन वो हाँ। मच्छी की आंख सिर्फ में आंख में सिर्फ दिख रहा है, आंख में हाँ। देखना रहता है और वहां पे ही Exactly. तीर मारना रहता है आर्चरी में जैसे Hmm. it's very important to have a very clear goal and focus. Yeah. And the focus is really, really important because if you get distracted or if there are so many amazing dancers around you, Exactly. and they are all dancing very beautifully. And naturally, if you're going to compete, तो वो अपने mind में होता है कि अरे am I actually going to be able to beat them? तो Exactly. वो एक preparation कि it doesn't matter वो कैसे dance कर रहे हैं. इट डजेंट मैटर कौन कितने सारे लोग डांस कर रहे हैं कौन देख रहा है और अगर वो दूसरे कपल को चीयर कर रहा है हमें चीयर नहीं कर रहा है तो इट डजेंट मैटर वो हमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारा जो जॉब है वो हमारा बेस्ट देना है और फिर जजेस जो सामने खड़े रहते हैं तो उनको भी हमें ऐसे देख के ऐसा डरना नहीं चाहिए या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओ माई गॉड नाउ इन फ्रंट ऑफ द जजेस आई विल लाइक परफॉर्म इवन बेटर क्योंकि वो भी एक थोड़ा मतलब ये ऐसा हो जाता है कि you lose connection with what you are doing at the present moment, which is totally involving yourself in your art and your sport. And ये सारी चीज़ें तो on the floor है और मतलब डांस स्पोर्ट में बहुत सारा मेंटल कोचिंग है एक मेंटल कोचिंग है कि ऑन द फ्लोर जैसे व्लाद ने कहा एक है ऑफ द फ्लोर बट while you are in the arena while you are in the sports complex and you are registering and you see other people with their hoodies and you see कि और सारे लोग आ रहे you get to know your competitors Okay. so that's also a different how you warm up कैसे तुम्हारा वार्म अप रूटीन है कैसे हम अपने आप को साइड में रख के दूसरों को छोड़ के you're doing your own thing and then there's another level which is before that which is in the studio that how you are training in the studio and how you are mentally coaching if you have been given some information which is very difficult and you're not able to get it you're trying but it's not happening so how do you keep pushing through that barrier do you get frustrated do you give yourself a break and then you come back to it what are the different modes of mentally like like so many times especially because it's a team sport like I'll blame him if I'm not able to like do something I'll like blame him oh it's your fault because you're not That was doing the it reaction part. you're not doing it that's the reason why I'm not getting it or vice versa too but usually like it's one or the other right it's either the partner to be blamed
or it's maybe sometimes you blame it on the coach because you're like, oh, the coach gave me very complicated things, it's just not working out, Choreography. this is not for me, it's not my style. So there are different things that you can blame, but at that time when you're in the studio, to realize and mentally kind of train yourself that it's okay, this is your job, take it for what it is, and just swallow your pride, fall down like Exactly. 20 times if you're not getting it, but still do it. Exactly. And to be able to push yourself, that's the different mental coaching, because even then you need that mental have strength, mental yeah toughness. breakdowns, of course. yeah. And also many times in ballroom communities, it's not just one couple which will practice on the studio floor. When you have an open ballroom, there are multiple couples who are practicing in the same floor. This is just during the practice. So that time तभी भी लगता है कि अगर मैं अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ और दूसरे तरफ मैं देख रही हूँ दूसरे कपल को भी प्रैक्टिस करते हुए, तो मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट कभी कभी होता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग का बेटर हो रहा है, हम लोग का बेटर हो रहा है, there's a competitiveness, because Of this course, is that this is comes the naturally. natural state, right? You are going there to compete, but to again tell yourself at that time that okay, I am going into looking at them, but that's not my job. My job is to do this, and to be able to train yourself like that. Like, it takes time to be able to firstly acknowledge that this is happening, and secondly to be able to shift yourself and like kind of become that horse, Exactly. yeah, with his blinds, yeah. वो फेज आउट करने का एक प्रोसेस होता है. आई थिंक वो सारे ही स्पोर्ट्स में वो चाहिए होता है. दैट्स व्हाई आई थिंक ऑल दीज एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स आर वेरी गुड एट फोकसिंग. जैसे हमारे पॉडकास्ट में बहुत सारे शूटर्स भी हैं. सो कि दे फेस द सेम थिंग कि यू आर होल्डिंग अ 6 kg 10 kg राइफल इन योर हैंड and you have to shoot just when you think the mark is right. And you have to be stable at that point of time. Yeah. And the whole arena, everything is silent. Yeah. And that's when आप सबसे ज़्यादा distract होते हो. Yeah. When everything is silent, you're just waiting for that bobble to end and you just have to bullseye hit करना है. So I think Yeah. वो एक power I think मैंने देखा है सारे athletes में हो जाती है. I think with years and years of practice Yeah. कि एक जो डेड फोकस जो होता है ना वो कहीं ना Yeah. कहीं सब डेवलप कर देते हैं. That is Yeah. a beautiful thing to Yeah. achieve. Yeah, it's important. It's important, of Yeah. course. But I think it's important Yeah. in all aspects of life. Yeah. Because our trainer once said that all of our bodies are the same. Like it's in the mind that everything is happening. It's not the people who are able to dance better don't have like some like super physical superpowers. Exactly. It's about how they can control their mind and how they can like channel their energy where it's needed. Yeah, it's like a mixture of both mind and matter. Yeah. It's not just your body and your training, course. and your mind is somewhere else. Like, I cannot be thinking about, oh, what's happening in my house now, or like in my family, or like something like that. Like, of course, you can take inspiration and you can get like the motivation, but then that thought needs to like, okay, that was my motivation, now change into like, other Exactly. aspect. Yeah, it's important to be able to channelize. It shouldn't बेसिकली क्या कहते हैं आपका जो परफॉर्मेंस एक उसमें जा रहा है उस ग्राफ को कहीं ना कहीं अपसेट नहीं करना चाहिए. नहीं, आई थिंक हाँ. बट यू सेड कि ऐसा नहीं कि जजेस के सामने एकदम से आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो उसके Yeah, बाद वापस आप exactly. नॉर्मल आ गए. You Exactly. can't do that. No, Exactly. yeah. And also this mental consistency, let's say like that. So it has to like keep, not only that you have to maintain it a lot of times, but you have to increase it. Okay. Because like a lot of times, especially the people who are like very good, like the good couples, and they already know that, oh, like we'll definitely be in the final. So a lot of times they know how to reserve that energy and that focus that, okay, we start off consistent and good, but then once the number of couples starts decreasing, because usually let's say if you start with like 100 couples in the first round, then you go to 48, then you go to 24, then you go to 12, then you go to 6, which is the final. So it goes up in this like pyramid form. A lot of times the people who already know that, okay, we're definitely going to be in the final, so that's where they bring their A+ game material. Yeah. So this also is it's like a full like battle plan. Like, okay, this round we're gonna do it this way. Next round we're gonna do it that way, and they already have like a plan, which again involves the coach also, because they should be the ones who are guiding the couples into how to
consume their energy, to maintain their energy, and to be able to give their best performance in the final and not be already okay. Now we're already depleted and half dead, Of course, and हाँ. we're just like kind of like Can't do somehow that, हाँ. surviving. So it's a lot of knowing exactly what you're aiming for and being able to like dose it accordingly. वाइजली बेसिकली अपनी एनर्जी को वाइजली डिस्ट्रीब्यूट करके उसको उस तरह से यूज करें. Because a lot of people like are like, oh yeah, we're gonna start strong, and then it's like these marathon runners, right? Like Exactly, you can like, हाँ. oh, now in the first 1 kilometer, I'll like completely like pass That's when everyone it and then takes die. really- Yeah, exactly. You can't afford to do that. Yeah. yeah. इंडिया में ऐसे कुछ फेडरेशन एसोसिएशंस हैं जो डांस स्पोर्ट को प्रमोट या हाँ मैनेज करते हैं. है there's the जो नेशनल फेडरेशन है इंडिया का, उसका नाम है एमेच्योर डांस स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और वो मैनेज करते हैं यूजुअली WDSF या वर्ल्ड डांस स्पोर्ट फेडरेशन से जो भी रिलेटेड इवेंट्स है वो मैनेज करते हैं. और स्टेट लेवल पे भी कई स्टेट्स में है फेडरेशन. कितने एक्टिव है वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस स्पोर्ट के बारे एक्चुअली में. वही अवेयरनेस तो बहुत कम है इसके बारे में. हाँ, वो एक फेडरेशन है एमेच्योर डांस स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ से मैं और व्लाद ने भी हमने भी रिप्रेजेंट किया था इंडिया को WDSF कॉम्पिटिशन्स में. और दूसरे भी फेडरेशंस है जैसे कि वर्ल्ड डांस काउंसिल और वर्ल्ड डांस ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ पे भी हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, लेकिन हमने इंडिविजुअल एथलीट्स जैसे रिप्रेजेंट किया था इंडिया को. Okay. क्योंकि फेडरेशंस है ही नहीं एक्चुअली Okay. इंडिया में. वर्ल्ड डांस काउंसिल के इतने कोई फेडरेशन बॉडी नहीं है, तो इसीलिए हमने अप्रोच किया था वर्ल्ड डांस काउंसिल को कि इंडिया से रिप्रेजेंटेशन आना है. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेट्स डू योर रजिस्ट्रेशन, गिव मी योर डिटेल्स. और फिर हमने रिप्रेजेंट किया था 2023 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, IDO or which one? WDO WDO was 2024. 2024 न्यू जर्सी US. या वहाँ पे हुआ था. और फिर उसके बाद हमने WDSF में रिप्रेजेंट भी किया था इस साल. तो है फेडरेशंस, लेकिन कितने फंक्शनल इतने है वो एक क्वेश्चन है. फंक्शनल मतलब है थोड़े बहुत फंक्शंस, लेकिन जितना होना चाहिए एक नेशनल लेवल पे फुल स्केल मोबिलाइजेशन जो होना चाहिए अगर कोई स्पोर्ट को सक्सेसफुल होना है, तो उस तरह का अभी तक नहीं है, क्योंकि इतने सारे अवेयरनेस नहीं है लोगों में, किड्स में, पेरेंट्स में, कि ये क्या है स्पोर्ट. अगर मैं कहीं पे भी बोलती हूँ कि डांस स्पोर्ट, वो लोग बोलते क्या है ये स्पोर्ट, बॉल रूम डांसिंग, क्या है ये बॉल रूम, मालूम नहीं हमें. फिर वो लोग बोलते सालसा, मैं बोलती हूँ नहीं सालसा नहीं है ये. फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है. तो मतलब अभी ये अवेयरनेस पैदा करना पड़ेगा. बिल्कुल नहीं, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी बहुत ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी कि इस लेवल तक कॉम्पिटिटिव होता है. इवन आई डिडंट नो. इनफैक्ट मैंने आई थिंक लास्ट एक मूवी देखी थी सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक. आई थिंक उसमें लास्ट में द क्लाइमैक्स वाज बेस्ड ऑन दैट डांस स्पोर्ट ओनली. राइट. तो आई थिंक मैंने वही इतना ही मुझे भी एक्सपोजर था जितना कि ये डांस हाँ. स्पोर्ट कितना कॉम्पिटिटिव होता है. बट सिंस लास्ट फ्यू डेज जब से मैं ये सब रिसर्च कर रहा था इस हमारे पॉडकास्ट के लिए, देन आई केम टू नो कि हाउ कॉम्पिटिटिव इट इज, कितनी ज्यादा क्या कहते हैं रिगरस ट्रेनिंग वन हैज टू गो थ्रू, एंड कितने साल का एक्सपीरियंस जाता है इसमें. Yeah. तो आई थिंक वो हम लोग को एजुकेट करना बहुत जरूरी है अपनी क्या कहते हैं लोगों को, यूथ को स्पेशली, एंड बच्चों को भी. Absolutely. बट जैसे आप दोनों ने यू हैव सीन द सिनेरियो इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड, तो व्हाट डू यू थिंक क्या क्या बहुत जो ड्रास्टिक मेजर्स है व्हिच वी कैन टेक टू इम्प्रूव द स्टेट? Yeah, do you want to begin? Yeah. So क्या मुझे लगता है कि इंडिया का फेडरेशन उनको ये लगता है कि वो काफी है एक साल, और वो भी सब साल नहीं, तो एक बार एक साल में एक नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करना है, तो बस. और लेकिन ये काफी नहीं कि लोगों को मालूम है कि ओके ये क्या है, ये डांस स्पोर्ट क्या करना है इसमें. तो क्या मैं सोच रहा हूँ कि किसकी जरूरत है इम्प्लीमेंट करना इंडिया में कि कम से कम रीजनल चैंपियनशिप्स भी होना पड़ेगा.
ताकि इन रीजनल चैंपियनशिप से लोग और या बच्चे प्रमोट कर सकते हैं नेशनल चैंपियनशिप के लिए। तो ऐसे एक स्ट्रक्चर आएगा, एक नेटवर्क, क्योंकि अभी कब था 3 साल बाद वो 3 साल पहले 3 साल पहले था वो आखिरी नेशनल चैंपियनशिप। okay. और they had one when now they had recently, yeah. okay, so now 2024 I think so, or 2025। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन है और करते हैं ऑर्गेनाइज, लेकिन हमें भी पता नहीं है एग्जैक्टली कि कब है, क्योंकि हमें भी इतने बार इनविटेशंस नहीं आते हैं, या फिर अगर इनविटेशन भी है तो इतना कुछ अब तो सोशल मीडिया का टाइम है एग्जैक्टली और जितना पॉपुलर होना चाहिए उतना पॉपुलर है नहीं ये स्पोर्ट, जितना एक्टिव होना चाहिए उतना एक्टिव है नहीं, और इसीलिए जो रीजन्स में है स्टेट लेवल, स्टेट में ही इतने सारे हो सकते हैं। एग्जैक्टली रीजनल लेवल पे होगा तो कहीं ना कहीं हर जगह से हम लोग यूनिफॉर्मली वो अवेयरनेस फैला रहे हैं। करेक्ट। और वो अवेयरनेस जितना रीजनली फैलेगी, लोकली फैलेगी, उससे हमारा नेशनल में जो अगर हम कंपटीशन करेंगे तो वो क्या कहते हैं टैलेंट का क्वालिटी भी उतना ही अच्छा भी होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे मतलब मैं गई थी लुधियाना में एक चैंपियनशिप के लिए, लेकिन सिर्फ 2 लोग ही थे महाराष्ट्र से compete करने के लिए। तो मतलब महाराष्ट्र में तो अभी इतने सारे लोग हैं, राइट? लेकिन हमें पता ही नहीं है महाराष्ट्र में कि इतना ज़्यादा ये डांस स्पोर्ट का भी कंपटीशन होता है, बच्चों को पता नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। कैंप्स ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने की। पहले तो उनको दिखाओ कि क्या है ये। एग्जैक्टली पहले तो एजुकेट करना जरूरी है, पहले दिखाओ है क्या, फिर बाद में वो लोग जाके फैसला ले सकते हैं कि अगर उनको करना है या नहीं करना है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या है। तो वो अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी और हमारा जो दूसरा काम है उसके थ्रू भी हम थोड़ा स्प्रेड करें अवेयरनेस कि ये क्या है इस टाइप का। क्योंकि लोगों को देश में एक यूनानिमस अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अभी ये डांस स्पोर्ट क्या है। लोगों को यूपी से एक अलग समझ है, तमिलनाडु से एक अलग, महाराष्ट्र से एक अलग, क्योंकि सब लोग वीडियो से सीख रहे हैं इस स्टाइल को। और शायद ये ऐसे समझते हैं वीडियो से, दूसरे लोग दूसरे तरीके से समझते हैं। इंटरप्रिटेशन, हाँ वो है। और बहुत सारे लोग बॉलीवुड भी डांस स्पोर्ट में मिक्स करते हैं। तो इसके वजह से तो जब मैं गया था जजिंग के लिए, जजिंग करने के लिए, तो बहुत सारे लोग थे जो मुझे भी नहीं, मैं भी नहीं समझ पाता था कि अभी इसमें क्या जज करो, क्या स्कोर कर कि सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा है, ये थोड़ा सा और है इसमें जो मुझे पता नहीं है क्या है। तो एक यूनिफॉर्म स्टाइल नहीं है जिससे मैं अभी बोल सकता हूँ कि ये सबसे अच्छा है, ये बेहतर है, ये इतना अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा है। तो सारे लोग अच्छे और बुरे भी है, दोनों साथ में। वो एजुकेट करना जरूरी है कि क्या करेक्ट फॉर्म है और क्या सिलेबस है, सिलेबस। और वो सिलेबस पता ही नहीं है लोगों को। जो बुक्स आते हैं, टेक्निक बुक्स या जो कुछ भी जो स्ट्रक्चर है ये डांस स्टाइल का और ये स्पोर्ट का, वो स्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में एक तरीके का है, लेकिन इंडिया में वो सिलेबस आया ही नहीं है ही नहीं वो। बट भाई मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, हमारे पास इतने सारे डांसेस हैं, मतलब अलग अलग भरतनाट्यम, कथक और न जाने कितने सारे डांस फॉर्म्स हैं, और ऑब्वियसली उतने ही एबल डांसर्स भी हैं। बट वही कि जहाँ ये गैप हमें बहुत ज़रूरी है ख़त्म करना, इस एजुकेशन सिलेबस को लाना और उसके बाद बच्चों को पढ़ाना, ताकि ये हमारे पास उतने ज़्यादा अच्छे डांसर्स रहें। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि लोगों को, इंडियन लोगों को पसंद आ सकता है ये डांस स्टाइल बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी पसंद आ गया, मैं भी इंडियन हूँ। और इट्स फन, इट्स एंथुसियास्टिक, इट्स एंटरटेनिंग, बिकॉज जो इंडियन डांस कल्चर है हमारा, जो ऑलरेडी इतने सालों से आर्म्स या मुद्रास या जस्ट बॉडी आइसोलेशंस
जो मैंने ओडिसी सीखा है या कथक सीखा है, ग्रेस, facial expression. फेशियल Yeah. एक्सप्रेशन, सच एन इम्पोर्टेंट थिंग। और इंडियंस में तो मतलब बिल्कुल वो बहुत है उनको पसंद ही है फेशियल एक्सप्रेशंस। तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के बहुत सारे कल्चर्स हैं जहाँ पे ये मिसिंग है, बिल्कुल लेकिन हमारे यहाँ पे है ये ऑलरेडी। लेकिन जो मिसिंग है वो है टेक्निक, फाउंडेशन, बेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी। तो उसका एक जो बैलेंस है, और जैसे उसको मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी अभी मेरे प्रीवियस शो में व्लाद को थोड़ा छाव के थोड़े मूव्स दिए थे। Okay. मयूरभंज छाव ऐसा डांस स्टाइल है उड़ीसा का, वहाँ के थोड़े मूव्स। फिर मैंने उसके पहले वाले मेरे शो में थोड़े हैंड जेस्चर्स, मूवमेंट्स ऐसे किए थे। और मुझे बाकी भी बहुत सारे जजेस या कोचेस से ये मिला है कि एडवाइस की, हाँ तुम यूज़ करो अपने जो हैंड्स है, जो एक्सप्रेशन है, लोगों को अच्छा लगता है कि यार तुम जो डांस कर रहे हो बहुत दिल से कर रहे हो डांस। तो वो एक है हमारे इसमें जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि किसके ऊपर वो Yeah. डालना है। हाँ वो क्योंकि क्या है, बेस अगर तुम्हारा नहीं है और तुम सिर्फ एक्सप्रेशन ही करते जा रहे हो, तो वो जजेस नहीं मार्क course. करेंगे, क्योंकि ये स्पोर्ट है। अल्टीमेटली इसमें स्ट्रक्चर है, टेक्निक है। वो देखना चाहते हैं कि कितना स्ट्रांग तुम्हारा अलाइनमेंट है, कितना स्ट्रांग तुम्हारा बैलेंस है, तुम्हारा जो मतलब इतने सारे टेक्निकल डिटेल्स है, तो वो देखना चाहते हैं। लेकिन हम कर सकते हैं इस्तेमाल इसका। बिल्कुल। आई थिंक जब आप बहुत अच्छे से ट्रेंड होते हो और अलग डांस फॉर्म्स में ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके मूवमेंट्स में वो ग्लिम्पसेस में वो दिख जाता है, जैसे आपके Absolutely. हैंड मूवमेंट्स में कहीं पे। तो वो आई थिंक जब आप कोई भी बहुत अच्छे से इंग्रेन कर लेते हो कोई भी डांस फॉर्म या कोई भी आर्ट फॉर्म है, Yeah. तो वो इट शोज इन योर Yeah, पर्सनालिटी और योर absolutely. मूवमेंट्स। Yeah. अच्छा, अगर इंडिया में जैसे हमको ये डांस स्पोर्ट स्टार्ट करना है ऑन अ मच हायर लेवल, तो हम लोग को किस तरफ से, कहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए? आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर इंडिया में योर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डांस स्पोर्ट शुड डेफिनेटली बी बैले। तो अगर आप बैले की ट्रेनिंग लेते हो, फॉर्मल ट्रेनिंग, और उसका बेस है आपका, तभी जाके बॉलरूम डांसिंग का जो स्ट्रक्चर है वो तुम आसानी से और अप्लाई कर सकते हो। तुम्हारे बॉडी में वो फिजिकल कैपेबिलिटीज़ आ सकती हैं कि नाउ आई कैन एक्चुअली डू a chinny turn or a pirouette, or I can not just turn but I can also elevate my legs, and I can do a releve, or I can do an arabesque, and my partner in ballroom dancing can then help me and assist me in doing different things. तो मुझे लगता है कि ballet should be definitely the base. और अगर इंडिया में बहुत सारे अभी बैले स्कूल्स भी हैं, जैसे मुंबई में ICMD नाम का एक स्कूल है, रन बाय पिया सुतारिया। Okay. She is a friend of mine, and I think they teach ballet, they teach modern, classical, and jazz and other styles like Kathak also, I think. And I think it's a good base to begin training. अगर ये professionally, seriously, competitively डांसर या डांस स्पोर्ट एथलीट बनना चाहते हैं, तो दिस इज द वे टू गो। तो लेकिन आप स्टूडेंट में क्या देखते हो जो कि प्रेवलेंट क्या है बच्चों में? हाँ, क्योंकि अभी मैं थोड़े किड्स को ट्रेन कर रही हूँ। मैं ऑनलाइन भी उनको ट्रेन करती थी जब मैं US में थी, और उससे पहले मैं यूरोप में थी, तभी भी मैं ऑनलाइन ट्रेन करती थी, और जब भी मैं इंडिया आती थी मैं इन पर्सन भी उनको ट्रेनिंग देती थी। दे आर वेरी टैलेंटेड, वेरी केपेबल, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि स्ट्रक्चर जो है वो उनका फॉर्म थोड़ा ऑल ओवर द प्लेस है, क्योंकि जो बेसिक आइसोलेशंस या बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स को कैसे ट्रेन करना है वो थोड़ा मिसिंग है, क्योंकि बैले का बैकग्राउंड इतना नहीं है उनका। और जब वो डांस करते तो लगता है कि सब कुछ एक साथ डांस कर रहा है, तो जज को ऐसा लगता है कि मैं किस पे अभी फोकस करूं, क्या दिखाना चाहते हैं वो डांसर मुझे, अपना हाथ दिखाना चाहते हैं, पैर दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। Okay. क्योंकि वो एक बहुत विजिबली जजिंग करने लायक होना चाहिए कि ओके ये इंसान ये बॉडी पार्ट इतने डिस्टेंस में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और इस मसल टोनस में मूव कर सकता है,
और वो इतना मिसिंग है, सब कुछ साथ में ओके सब घूमता all over रहता the place हो जाता है, है यस वो अ चीज़। लिटिल बिट, या आई थिंक वो है भी, आई थिंक इंडियन बच्चों में अभी वो बॉलीवुड डांस ज्यादा इनग्रेन रहता है उनमें। हाँ कहीं ना कहीं अगर आप क्लासिकल ट्रेनिंग उसमें कहीं डाल देते हो तो कहीं ना कहीं वो मिनिमलाइजेशन, Absolutely. हाँ एक वो एक फोकस कहीं ना कहीं हर मूवमेंट तो वो Absolutely. ज्यादा रिफाइंड हो जाता है। एब्सोल्युटली एंड अगर वो बैले हो तो और भी अच्छा है। Absolutely, yeah. It's important कि मतलब Bollywood is for fun and it's Exactly. amazing. Like everyone loves to do Bollywood because you have so much fun. It's not a dance form, it's na. but it's fun, right? हाँ, Like it's everyone fun. loves it. But then if you want to go into like seriously like competing in ballroom dance sport, Yeah. then Bollywood is not the most ideal link in Exactly. to it. It should be through a dance style which has some structure, some foundation, some fundamentals. Yeah. Yeah. Yeah, because of course, like every time you do something that has so much freedom, of course, then you feel like, oh, I can express myself, I can do how I feel, this is who I am. And then when you go from that to something like ballet or something like Latin, which has more like structure, and then you feel like you're a bit like, oh, this is restrictive, this is stiff, this is like too like I'm dancing just like the person next to me. Why don't I have my individuality anymore? But the thing is that these are just tools. These are just tools. It's just like now, if you learn how to drive a car, you can take the car. Once you know how to drive the car, you can take the car and you can go wherever you want in the world. But you have to learn how to drive the car first, or you go by foot. Then you're more limited. So people have to understand that it's not necessarily, the tools are not there to how to say, handicap them or restrict them, but they're there to give them even more possibilities to express themselves even more later on. But of course, for that, you need to have that like foresight that, okay, this is where I am right now, but this is where I will reach in 1 year if I apply these things in the present. डांस स्पोर्ट में कितना कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री और प्रैक्टिस, ये तीन चीजें कितना ज्यादा रोल प्ले करती हैं? तो मेरे लिए मैं ऐसे हूँ कि मुझे सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले से ही कि ओके ठीक है, ये ऐसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे। लोग हैं जिनके लिए शायद इम्प्रोवाइजेशन और आसान है प्रैक्टिस करने से, बट फॉर मी आई वुड से दैट I don't really personally, I don't really rely that much on the moment feeling and gut instinct or like chemistry, because like chemistry is also more like an in the moment thing that you can't really practice. I do feel that it does help in the studio to make the process more how to say, not easier, but like a bit more like natural. Or maybe to like get inspiration from the gut instinct or from the chemistry. But for competition, for me personally, I'm someone who wants to be like, okay, I've practiced this and now I know what I'm gonna do. So I already have the plan. But of course, there are different people who like maybe they rely more on the chemistry and more on the in the moment feeling. What about you? For me, actually, I think that also practice is very important. Lekin I enjoy a little bit those moments which happen randomly on the spot. Like I like doing things which are a little bit more spontaneous when I am dancing, because I'm so involved in dancing. And then I'm like just so happy that, you know, then I'm like, okay, now maybe I can add something more. But that only can happen when I have already practiced till that much that now I can make this my own. Now I can, you know, play around with it. Now I'm so comfortable in dancing it that now I can add another something while I dance it, which is random, which is something like I feel is magical in ballroom dancing, because every time you go onto the floor, the music is different. So you don't know what music you're gonna, you know, receive. And so many times when the music starts, like, you know, you start like, okay, now I'm in the mood. And then, you know, you can do something that is fun. But I do think practice is also very important. Chemistry, I feel, is also important. But I think that is something which is also on the spot for me, chemistry. It's not something that I can like practice it. But connection is something that I can practice. And this is a difference between like chemistry and connection, which I wanted to talk about, because I feel there's a confusion in
whether two people are actually having a good chemistry or are they well connected. So when we speak about connection in dance sport, it's not just about like how I look into my partner's eyes and we do some romantic gesture It's actually towards not each at all other. about that. Yeah, it's actually about how we use each other's body weight, how we use each other's balance alignments, how we use each other's speed, how we use body mechanics and body tension, and rely on each other's body weight to create dynamics, to create amplitude, to create space, to create shapes, to create something which you don't know how that happened, but you just see it and you're like, oh wow, awe, yeah. that was interesting. How did you do that? But you don't realize how that's happening, or the force with the kind of energy that you're throwing towards each other, or like you're absorbing from your partner. This is connection in some aspects. Okay. But it's also a bigger, wider term, because then you also connect with your center, and then you connect with your partner's center, and how you keep that connection going on, and how it changes from maybe a connection which is more body connection to then a connection which is more just spatial connection. That I'm not really touching my partner, but I'm aware that my partner is in my background, and everything that I'm doing, I'm aware of his spacing with my spacing. So these are different aspects which I feel dance sport has that I don't really think a lot of other dance styles have, and that's why it makes it so unique. You Exactly. know? But in terms of like what we label as connection in terms of dance sport terminology has absolutely nothing to do with how you feel or how you relate to the other Exactly. person. Like you could That's- be that's a completely totally different unknown. thing. We just paired two people up, girl, girl, boy, boy, small, big. It's just about how you're able to use each other's energy. Yeah. That's basically it. जो तो competitions में is it allowed to have a two तो males, अलग two girls? अलग कॉम्पिटिशन्स Two है different अभी competitions. ये एक नई चीज है Okay. कि गर्ल गर्ल इतने सारे कॉम्पिटिशन्स नहीं है लेकिन बॉय There is- बॉय बट इट्स है. मोस्टली बॉय I बॉय mean, I feel different competitions have like synchronization, which Okay. is called. It's a different kind of a dance, basically. Yeah, it's the same dance style, but it's a different category. And then they have like same gender dancing also, where there are like two boys. who Yeah, dance with but each they other. actually dance together. Like girls usually do like side by side mostly. Yes, Okay. they're doing like side by side. For the boys, they can actually use each other's body weight. Okay. But they keep on changing the roles. It's not like Got they both are dancing as men. Sometimes there's also third gender, where they also have like the boy who dances like a girl. It happens. There is a lot of different things that are Same. happening. LGBTQ. And because सब of इसमें भी this, आ गया. I mean, yes, because people are being more open, and they are like inclusive. And if someone wants to express themselves in a certain way without harming anyone, then they're like, it's okay. and that's why like people free are to like it's starting to like go out of like the terminology, this whole like boy girl or man woman labeling as much as leader and follower. Okay. Because the leader and follower can Of be course, any huh. gender, and they can. This is what Jinuk was saying, that they switch the roles in the dance. Like maybe the Within beginning, that performance there. yeah, switching yeah, roles. yeah. Yes. Like I'm leading you, and then after a certain point, you lead me, because it's there cannot be like two leaders and two followers Yes, at the of same time, course. because who's giving the answer and who's giving the question, right? Yeah, but it's interesting. The important thing is that how much ever creative you are, it should be done in like a good spirit, and it should be done with good taste. Yeah. And not like just because I've also seen some competitions where it's just like crazy, and I'm like, okay, that's really crazy. But there are a lot of good taste competitions where dancing is the key, and not just makeup or hair or anything like that, but dance, to be able to dance and to be able to showcase that dance the way it should be showcased. I think core idea तो basically dance ही है. Yeah. The dress, your costumes, and your makeup and get-ups are all the enhancements basically. Yeah, absolutely. Yeah. As Jinuk said, she likes to do something spontaneous within that performance. So how do you react with that at that point in time? It's a lot of times, Practice a lot only. of times not very well. Exactly. Because I feel, but again, this is just like my own interpretation. Let's say that अलग अलग roles है dance में, और
लीडर का रोल अलग है फॉलोअर के रोल से, कि अभी मैं सारे डिसीजंस मैं ले रहा हूँ, क्योंकि आई हैव टू गिव द नॉट द ऑर्डर बट द डिसीजन, ओके विल डू दिस एंड देन शी फॉलोज. So from my end to be spontaneous is a bit of a risk, because like she has to respond to my spontaneousness. I like she can be more spontaneous because she has her alone moments. Okay. When she's just like, you know, like she's doing her own thing and I'm just there around. But I don't really have my solo moments to be able to like, you know, make that many decisions, because I'm mostly there to help her dance well. Yeah. Because these are the like different roles that, okay, she dances well because I make her dance well. And I'm there to make her dance well. So it's easier for, you know, me to, like for her to take decisions, because she just has to take decisions for herself to dance well. But if I make decisions, that influences her also. So, but again, there are people who can make it work. I'm probably not that spontaneous. But there is always this like communication that happens on the spot. Of course, it's like sometimes it's easier, sometimes it's more difficult because of the surroundings, like how many couples there are around us, what's going on. Maybe one couple is coming straight at us, so that like might can complicate things. But a lot of times, especially in moments when, you know, the floor around us is empty, and then she does something different, then I can react more easily. Or if I do something a bit more different, then she can react more easily. So it's again about creating that like bubble around us of okay, we're amongst other people, we're aware of them, but we're still just like trying to keep the focus only on each other. And as long as we can keep that bubble going, then the spontaneous moments are able to happen a lot more easily. अच्छा जिन्हों, जैसे आपने कहा कि अगर बच्चों के पास बैले की ट्रेनिंग होगी तो दे कैन डू वेल इन डांस स्पोर्ट. बट जैसा कि अभी करंट सिनेरियो है इंडिया में, इनफैक्ट बैले जैसे स्पोर्ट में हाँ गर्ल्स रहती हैं, बट बॉयज़ तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है. तो हाउ डू यू थिंक कि हम लोग कैसे और बॉयज़ को इस स्पोर्ट में ला सकते हैं? Yeah, no, actually, it's a very valid point that boys usually, not just in India, लेकिन बाहर के देशों में भी बॉयज़ को ज़्यादा डांसिंग में इतना इंटरेस्ट पहले से ही इंस्टिंक्टिवली नहीं आता है. तो सबसे पहली बात तो मुझे जो लगता है, जो मेरे एक्सपीरियंस में है, कि लड़कों को अगर लीडर के बारे में, लीडरशिप रोल्स दे हम, और क्योंकि ये टीम स्पोर्ट है और यूजुअली बॉयज़ ट्रेडिशनली आर द लीडर्स एंड द गर्ल्स आर द फॉलोअर्स, और अगर वो रोल हम देते हैं लड़कों को to think, to be leaders, to take decisions, and to make sure that they are responsible for their partner and for their partner, and that I feel वो लड़कों में एक क्वालिटी इंस्टिल करता है कि ओ ओके, ये डांस मतलब मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ. हाँ, और फिर वो मुझे लगता है कि लड़कों को अच्छा लगता है, एंड ऑल्सो लाइक स्पेशली यंग किड्स. एंड एक और चीज़ जो और भी जो एकदम छोटे बच्चे हैं और वो लड़के हैं, उनमें मैंने देखा है कि अगर मैं उनको बोलूँ कि तुम जिम्नास्टिक्स की तरह अपना बॉडी को इधर ट्विस्ट करो, हाथ को उधर ट्विस्ट करो, कैसे उनके बॉडी से हम खेलते हैं, और फिर उनको वो दिखाते कि तुम कर सकते हो क्या, ये वापस करके दिखाओ, और वो करना उनको बहुत अच्छा लगता है. टू चैलेंज देमसेल्व्स फिजिकली, और वो दिखाना कि देखो मैं तो लड़की से भी अच्छा कर रहा हूँ. सो इट्स ऑलवेज लाइक काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन इवन बिटवीन द गर्ल्स एंड द बॉयज़. और खेल में ही वैसे ही, मतलब बच्चों को तो वैसे ही ला सकते हैं, एंड टू गिव देम सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आई थिंक पार्टनर डांसिंग एंड बॉलरूम डांसिंग डेफिनेटली टीचेस यू how to respect each other, how to, you know, be able to communicate to each other, how to hold someone responsible for your doings and vice versa. So I feel like it's a good way to introduce boys into ballroom dancing. अच्छा, जैसे आपने इंडिया में भी सिनेरियो देखा है, बाहर भी सिनेरियो देखा, तो आपको क्या लगता है रेशियो क्या रहता है बॉयज़ एंड गर्ल्स का इंडिया में और बाहर? मतलब इंडिया में तो मतलब बॉयज़ और भी कम है डांसिंग बिजनेस में, बाहर भी कम ही है. अच्छा. ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि बाहर बॉयज़ बहुत ज़्यादा डांसिंग करते हैं. शायद बाहर 3 लड़की 1 लड़का, और इंडिया में 5 लड़की और 1 लड़का. आई थिंक 10 लड़की 5000. हाँ, नहीं मतलब वो रेशियो डिस्प्रपोर्शनेट ऑलवेज है.
थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, बाहर थोड़ा कम है और इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है. इट्स नॉट आई थिंक हाँ नेसेसरी वो विद टाइम हाँ और इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा सेम होना चाहिए, हाँ, वो लेकिन बात तो जैसा है है। वो वैसा ग्रो होना चाहिए. बिल्कुल वही है सिर्फ, दैट इट शुड जस्ट कीप ग्रोइंग, बिकॉज यू कैन नॉट पुश, ऐसे फोर्स नहीं कर सकते हम कि नहीं अभी सारे लड़के को भी जितने बिल्कुल। लड़कियों को इंटरेस्ट है वो Of करने course. में उतना लड़कों को भी इतना इंटरेस्ट होना चाहिए. वैसा तो नहीं हो सकता है. जिसको जितना इंटरेस्ट है उसको उतना इंटरेस्ट होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बनाना वो हमारा काम है, एग्जैक्टली ताकि वो लड़के भी आए और उनको भी लगे कि हाँ इसमें कुछ अलग है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, चलो इसको ट्राई करते हैं. वही जैसे कि हम लोग कह ही रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम इसको एक्सपोज करेंगे इस आर्ट फॉर्म को, स्पोर्ट को, उतना ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं. एब्सोल्युटली. अभी जब एक्सपोजर ही नहीं है तो फिर वो कैसे किसी को पता चलेगा Yeah. वो वाली चीज़ है. किस कंट्री से ज़्यादातर आपने देखा, कौन सी कंट्री, एक या मल्टीपल कंट्री से जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छे एलीट स्पोर्ट डांस स्पोर्ट के एथलीट्स निकलते हैं? अभी डेफिनेटली से रशिया. हाँ, Russia. Russia would be like probably in terms of numbers. Hmm. Italy, Yeah. Russia, Italy, Germany. Germany, yes, but more because a lot of people from other countries are going there to represent Germany. Okay. I think in Europe also, not because of any kind of of course, whatever, but I feel like Romania is also quite decent in terms Actually, of I want to say China. China, yeah. Yeah, even I want to saw say last China performance I was saying, because watching, China हाँ. is actually like really pushing for dance sport. There are like literally, I will say, armies of kids that are doing this in schools on a mass scale, and they are all doing it together, and they're doing it so well. The discipline, the sincerity in all the schools of Chinese, Korean, Asia, in terms of like China and Korea, even Japan, but Vietnam. not so much Japan as much as China is like really pushing for its athletes. The games that they organize, चेंगदू वर्ल्ड गेम्स अभी लास्ट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था. बहुत सारे गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं वो, और इतना हाई एंड टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशन. एंड ऑल्सो लाइक द ट्रेनर्स, दे कॉल ट्रेनर्स फ्रॉम एवरीवेयर, सब जगह से ट्रेनर्स को बुलाते हैं, कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं. और जो बच्चे हैं वहाँ पे वो भी बहुत सीरियस है और बहुत डेडिकेटेड है, और एकदम मतलब कैसे बोलते हैं, जैसे टीचर बोलेंगे वैसे ही एकदम वो लोग करेंगे. यू नो लाइक दे आर वेरी मैकेनिकल, एंड इट्स वेरी नाइस. आई रियली अप्रिशिएट द काइंड ऑफ effort that I think China is taking to push dance sport. China is like literally manufacturing athletes Yeah. and good athletes. Yeah. Not just athletes. Probably in 20 years, I would say it'll probably have the biggest number of top level dancers. And they are very Totally fit, you know. It's not just about, obviously everyone can't be an athlete all life long, Of course. but if you start off as a sports person in your youth and in your childhood, you carry that on throughout your life, and that's why a lot of the people are a lot fitter, you know, because they take that you know, with them as they grow older. And I feel that's very important to instill it since childhood, from the very beginning. And there is no, like, what I've noticed in and I feel this works a lot in terms of children. I feel like in like East Asia, there is not this much of a discrepancy between like, oh, you're a boy or a girl. Because I feel like the bigger discrepancy there is between genders, especially in childhood, the more there is this like discrepancy of like 10 girls for one boy in terms of kids who start dancing. So I feel like there is a more openness of like, you know, like, do it. It's okay. Even if you're a boy, even if you're a girl, you can do it. There's no stigma to it. And I feel like this is also helping dance sport pick up in a lot of places like Philippines, Vietnam, Cambodia, Japan, Malaysia, Korea, China, Singapore, because there is not this strong belief There's that a fluidity. Yes, that dancing is only for women. Exactly. So this I also feel like is why it's picking up so quickly in the children category. किसके लिए ज़्यादा हार्ड होता है, एक लीडर के लिए या फॉलोअर के लिए एक परफॉर्मेंस में? परफॉर्मेंस में अगर सिर्फ हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो मैं बोलूँगा कि लीडर के लिए,
क्योंकि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ही है, लेकिन सिस्टम में, कंपटीशन में, एक्सपेक्टेशंस में फॉलोअर्स से और ज़्यादा let's say difficulties है, क्योंकि उनका मेकअप, ड्रेस, body. Because like as a man you can still get away because you know you're wearing Of course, long sleeve, long pants, Yeah. clothes, shoes. So a lot of the things that shouldn't matter, but for some reason they matter for the ladies' part, are hidden. So it's okay, you know, you can get by. You just have to look cool and, you know, be very confident, and it's okay. But for like women, it's like very like, oh, you have to look in a certain way. Yeah. You have to have a certain attitude, be sexy, but be also cold, be also, how to say, enticing. Like there's a lot of weird expectations, in my opinion, from the ladies' side, which should not be there, because at the end of the day, it's a dance competition. But it feels like a dance competition mixed with a fashion show, mixed with some kind of, I don't know, music video. You know, like there's so many weird things that are expected from the woman's side nowadays in competitions, which I feel just makes their job more difficult unnecessarily. So, but you're scored also on those basis, on your appearance, dress, and I think like there's no like direct category where they score you on your costumes, but it is very important, because if there are 10 couples and you know the judges like a certain view of a certain couple, they will first scan the floor, and they will see like, oh, this girl's dress is like really interesting, or this girl's dress is very bright, so my eyes are always going back to that dress. Or like, you know, they'll see if your hair and makeup is really on point. That means that you've taken the effort to make sure that you look really, you know, neat. So there are all these other, you know, things which also impact your score. Because if they don't see you, and if they see you and they don't like what they see, then they won't even score you on the musicality, or they won't even score you on your like technicality. So I think ये एक थोड़ा डिफ़िकल्ट है फॉलोअर्स के लिए. और एक और चीज़ जो डिफ़िकल्ट है फॉलोअर्स के लिए, आई थिंक कि जब भी ट्रेनिंग होता है या कुछ भी होता है, it's a lot more expected from the followers to be a lot more detailed in the feet, in the hips, or in anything. Like, you know, it's always like, okay, you're doing it, but now do it even more. Like, you know, it's always like the girls are demanded to look very, very precise, very fine. And then there's also obviously the rules of like, oh, you know, you shouldn't be very like, you know, heavy on the floor. You should look light on the floor. You know, you should look muscular. You should like, you know, well defined. And these are all these, you know, requirements which are unsaid requirements. Unsaid, but they exist. So I feel like it's both leaders and followers have different like weights on their shoulders. In terms of like pushing your body to the extreme, it's definitely the followers. And that's why 4 out of 5 injuries usually happens to her, because she's the one who's being told that, oh, your foot is still not pointed enough, your knee is still not straight enough, your hip is still not twisted enough, your shoulder is still not down enough, your arms are still not long enough. Like there's always that more. Not so much from my end in terms of like what my body can do. But of course, the expectations from me are different. But he should like be ready to lead. He should be always there, giving his you know, weight whenever he has to give, or he should be the one who should really be able to connect with the partner and guide the directions. So there are different, you know, things, different responsibilities, which I feel different parties take. So what about the training? So like you said, you have to be perfect and you end up with more injuries as compared to him. तो उसमें आप क्या करते हो वो injuries avoid करने के लिए? क्या training? Yeah, the first thing that's very important is to like have regular maintenance of your body, because your body is like a tool, right? Like you need to constantly like oil it, which means even if you are not training a lot, but you still need to go and you need to like make sure that, you know, you have your strength, you have your mobility, flexibility. Your warm-up routine must be really like, you know, strong, and you must know also like where you're prone to what kind of, you know, like injuries and what needs to be done.
you start listening to your body and you start like kind of realizing कि हाँ अभी मुझे लग रहा है कि मतलब मेरे hips में थोड़ा कुछ मुझे और वार्म अप करना चाहिए you कुछ know? होने वाला है. So you should warm up a little bit more. या फिर अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ muscle contraction है तो then I should be ready with my massage gun कि release that muscle before going into a competition and being like oh now I went with a contracted muscle और अभी और भी worse हो गया. So it's very important that awareness of your body and also to take care of it, to regularly keep it conditioned. So I think ये बहुत ज़्यादा important है. Nutrition. Nutrition of is course, very yeah. very important to like have supplements, like to take collagen if you need to be able to like have a good diet, like not to eat bullshit, like just to like be able to have like good things and make your body feel that strength when you need it. So what kind of workouts do you guys do? I honestly, He has a different one and I have a different one, like he has his more like boys kind of workout. yeah, अच्छे दिखने के लिए. Just like big. You have to look good. Yeah. In the Because performance. again, like I feel like a lot of times, for me, again, I do also want to look good. That's also one of the reasons. But I do feel that just by working out in a certain way that gives you a good posture and a good outlook in general already makes whatever it is you're doing on the floor look better by default. I usually, what I feel like where I'm lacking and I try to like work on that specific body part is my core. Because like I feel like legs wise I don't really feel like I get tired, but I do feel like my core, like what Janook was also saying, that it's usually like the connection comes from the core. That's where I feel like after a certain point like my form starts going a bit away. But of course there's always like I love to do a lot of cardio because I feel like I need that feeling of not so much that my body can do it, but that kind of like reassurance that my body is capable of doing it whenever it needs to. So then I don't have to go onto the floor with that whole like, oh, not too much, because what if I get too tired and I run out of steam? So maybe it's a more of a mental thing. But her workout routine is a lot more complicated. I said she's the one who's the this, and I'm the one who's like just doing it over and over again. Yeah, no, I involve a lot of like functional training, body weight training, and at the same time I do some weight training. I do cardio, and then I also do like a lot of exercises which are based for like from rhythmic gymnastics. Or like exercises which are for ballet dancers, and also to like condition your like feet, to condition your arm strength, but so that it doesn't look bulky, but it still looks has strength. but it has the strength, and at the same time like it has flexibility, mobility, to be able to also use biomechanics and to not just like do crunches, but like to be able to like really align your body in a certain way that then when you do crunches you're able to feel the internal fascia that's connected, how they move and how you feel the energy flowing through you. Because I think that's very important for a dance sport athlete, to not just aimlessly do Of course, exercises. I mean, I'm not saying that, like, at least for the girls, because I said the girls need to look really like refined, and you cannot look refined if you're like just course, doing weights or yeah. something like that. It needs to be an overall growth and an overall conditioning. That's what I usually do in terms of my conditioning. And I love doing other types of workouts also, like I love doing sometimes gymnastics. It's been a while that I've not done it, but I still use some of the elements from the gymnastic training or the rhythmic gymnastic training or my ballet training in my regular training in the gym. Okay. So yeah, it's like a combination of everything. Actually, I wanted to say, I forgot, that actually my workout routine has, but I think hers also has changed a bit once we started doing show dance because of the lifts. So till now, when we, like, not till now, but like when we were doing five dance, which is like just normal, Latin competitive dancing, it was more about like being able to like maintain like a high intensity performance. But since we started doing show dance, we started having to like build a bit more muscle strength to be able to like actually do these like
gymnastic level of like overhead lifts, hold, maintain, move, turn. So a lot of muscles had to be a bit course. strengthened for that. So I also started like doing a lot more like weight training, but not just for the sole purpose of looking good and looking strong, but actually being Yeah. strong too. Exactly. Show dance where you have to lift the partners, you know, Yes. but not in Yeah. dance sport. Right? Yeah, in so basically, like dance sport also has a category of show Or dance, just show dance or say but category. it also has five dance or like Latin American Mm. ballroom. Like competitive Latin, Competitive Latin, just that. And in that, you have a rule that you cannot actually do any overhead lifts. At least 3, feet should be on the floor, because they say that dancing comes through the floor, and you must always use the floor and not like do gymnastics. And second of all, it's dangerous to like do lifts Exactly, with it's like dangerous. 10 other couples on the floor, because in show dance it's only you, Exactly. right? So you're alone on the Mm, floor. yeah. You can do whatever you want. You have the Makes liberty sense. to Yeah, but do in it. show dance, it's just 2 people and not like 10 couples. And that's why you can do lifts, you can do some drops, you can do other gymnastic elements. You can have like a fixed song that you can do your show to. So you can create a show around a theme. And this is something that we've been venturing out since the past 2 years. 3 years. Almost, 3 yeah, years. 3 years. The one which you wear a costume for like That's a the bird, Aztecs. right? Aztec, yeah, Aztec Yeah, one. we did that at our recent World Championship. That was a beautiful costume. Thank you. Actually, it was made by a Vietnamese designer, and she's very talented. It was my ideas, but it was really nice. All of the things for that show were done online, like the training, the costume, everything. With all 3 trainers, we worked online. Like Online. one was in US, but in a different state, different time zone. One trainer was in Russia. One trainer was in Denmark. No, Sorry, Netherlands. Netherlands, And the tailor was in Vietnam. We've not met any of these people Wow. throughout the whole process. Yeah, but it was very interesting to have that. So that's nice. And this was a very beautiful performance. Basically, from the presentation point of view, I was saying, I was looking at this as like a Thank you. viewer. Thank you. It was very majestic, basically. Thank Thank you. Apart from all that, अभी मुझे आप ये बताइए कि आप दोनों एक दूसरे से कैसे मिले? I'll say. Yeah, you Oh, okay. No, you say. Okay. So actually हम डांस के थ्रू ही मिले एक दूसरे से. Vlad was in India because he was meeting someone in India, and he was wanting to see who are the dance sport athletes in India, and he connected with me. Because there was only one. Yeah. Yeah, at that time. All one of them. Yeah, he met me, and actually he met my mom before he met me. और You went the other way around. या पहले मम्मी से Meeting मुलाकात parents, कर ली. मैंने देखा था मैंने बोला था कि ठीक है ये अच्छे घर से आ रही है छोटी है अभी हम मिल सकते हैं. हाँ, मतलब he met my mom, और तभी मैं रशिया में थी. तभी उसने एक वर्कशॉप लिया था मेरे डांस स्टूडियो में, और फिर उसके बाद जब हम मिले तभी हम कनेक्ट हो गए. फ्रेंड्स के जैसे थे हम, और डांस भी करते थे थोड़ा बहुत साथ में. मैं और व्लाद मतलब पहले 1 साल तक हम दोस्त थे, और फिर उसके बाद मतलब फीलिंग्स हो गई. प्यार हो गया. हाँ, हो गया. और फिर उसके बाद मैं जा रही थी रशिया ट्रेनिंग के लिए वापस. तो व्लाद ने बोला कि यार लॉन्ग डिस्टेंस तो बहुत मुश्किल है, तो क्या बकवास है ये. हाँ उसको तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि चलो साथ में जाते हैं रशिया. और फिर वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग किया हम लोगों ने, और कोविड हो गया तभी. तो इसीलिए वहाँ पे थे हम 2 साल के लिए. Where in Russia? In Russia? 1, no? Oh, around like one. I'm very It bad. felt more because of lockdown. Yeah, so we were there for a while, and then we thought that like we like each other, why not just like make it official. But we didn't really have friends or family there, and that's why we never had a wedding, so now finally after 5 years we were like, okay, let's celebrate. Yeah, it was difficult to like
do this like transcontinental relationship, especially with this whole like COVID happening and everything. Like it just made everything feel even more far apart. But yeah, we somehow We made it managed. happen. Yes, yes. I mean, dancing also helped. So Yeah, so like it's like दोस्ती फिर प्यार और डांस. or calm. ये तो आप लोग की मूवी का टाइटल बच गया, दोस्ती प्यार और डांस. Yeah, I mean it's If a they nice make a title. movie on you, okay. Yeah. Bhutiya movie. For the record मैं बताना चाहूँगा कि व्लाद का favorite show is Aapki Adalat. and that's his go-to gym track, right? Yeah. That's what I pump iron to. That and Bhutiya Kahani. Bhutiya Kahani. भूतिया Yeah. कहानी. Yeah, on YouTube to Great. practice Hindi because that's how he's like actually practicing. मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ हिंदी में. Yeah, अंग्रेजी में भी. हाँ, मतलब मैं It's like, oh, I'm talking to this idiot. I mean, I don't speak that much during workout. Like I just work out. But yeah, he's listening to podcasts of like, you know, Hindi language or like sometimes Aapki He's Adalat. pumping to the beats of Rajat Sharma. Yeah, absolutely. Yeah. So he practices Hindi by himself. He practices a lot Mostly of great, that's languages. great. Yeah, actually. I mostly practice listening, so इसके वजह से मुझे बात करने में भी थोड़ा सा मुसीबत है क्योंकि सुनना मुझे अच्छा आ रहा है लेकिन बात करना बात करना इतना नहीं है. आसानी से नहीं आ रहा है. थोड़ा difficult हो जाता है. Both the things are different, yeah. Yeah. Yeah, it's not the same when you like listen and like, okay, I understand, but when you have to say like, wait, and then the Which brain word? starts going in some other direction. No, but you speak pretty good Hindi. Thank you. Yeah. मुझे रैंडमली व्लाद आके पूछता है कहानी सुनने के बाद कि अच्छा ये मखलूक क्या होता है और मैंने बोला आई हैव नो आइडिया लाइक आई हैव ये नेवर workout हर्ड के दिस दौरान तो एक second. She was also listening to something. I was just like, what? It's like रक्त क्या है मखलूक का मतलब क्या है? क्या है मखलूक? छोड़ दो मुझे. भाग यहाँ से. वर्कआउट करने दो मुझे. I was like, I've never heard this word. First मैंने तो मुझे लगा कि ये word है ही नहीं. मेरे को लगा कि Yeah, वो that's कुछ the first मेरे को reaction. लगा कि कुछ गलत उसने सुन लिया है और गलत मुझे बोल रहा है. फिर बाद में जाके हम लोगों ने रिसर्च किया गूगल पे तो पता चला मखलूक करके भी एक शब्द है. उर्दू का है लगता है. उर्दू, हाँ, I think वैसे ही sound वैसे ही कर रहा है. हाँ, मखलूक. अभी ChatGPT के साथ इन शब्दों का मतलब मिलना और आसान है. हाँ, थोड़ा आसान हो गया अभी है अभी. उसको परेशान नहीं कम करना है. हाँ अभी उसके पास है AI. अब वो ChatGPT की प्रॉब्लम है. मैंने और कोई डांस स्पोर्ट एथलीट्स, इंडियन डांस स्पोर्ट एथलीट्स नहीं देखे अभी तक. एंड आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए उससे. तो व्हाट आर द बेसिक स्ट्रगल्स जो आपने मतलब ऑन अ सोशल लेवल फेस किए करते हुए ये स्पोर्ट को और करने के बाद भी इतना कुछ अटेन करने के बाद भी क्या क्या एक स्टीरियोटाइप्स हैं जो आपको ब्रेक करने पड़ते हैं रूल्स हाँ लोगों के साथ? मतलब स्ट्रगल्स है बहुत सारे. सबसे ज़्यादा एक्चुअली जो स्ट्रगल्स है वो फाइनेंशियल है क्योंकि बॉलरूम डांसिंग और डांस स्पोर्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. It's not very easy to be able to train because all the trainers have a very high fee. तो वो सबसे ज़्यादा एक स्ट्रगल रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स. लकीली हमने मैनेज किया है फाइनेंसेस क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे और हमने भी कोशिश की कि हम कैसे फाइनेंसेस जोड़ के हम कंटिन्यू कर सके ट्रेनिंग. लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल्स काफ़ी ज़्यादा है और जो सपोर्ट सिस्टम एक होना चाहिए वो भी मुझे इतना ज़्यादा मतलब मेरे फैमिली से मिला. लेकिन जो बाकी फेडरेशन से या फिर जस्ट इन जनरल जो जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना नहीं है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है इस बारे में. और स्ट्रगल्स इंटरनेशनली ये भी मिला क्योंकि लोगों को पता है कि इंडिया से तो इतने सारे एथलीट्स हैं नहीं, कोई है ही नहीं. तो इसीलिए ऑलरेडी एक प्री डिस्पोज्ड आइडिया है कि यार मतलब इतना लेवल कंट्री का इतना अच्छा नहीं है. तो इसीलिए शायद जो एथलीट्स हैं उनको भी इतना अच्छा रैंकिंग देने की इतनी ज़रूरत नहीं है. तो वो भी एक मुझे ऐसा फील हुआ है कि ऐसा एक ड्रॉबैक था कि क्योंकि अगर बहुत सारे एथलीट्स होते और अगर सच्ची में इंडिया में इतना स्ट्रक्चर होता, इंफ्रास्ट्रक्चर होता
तो वो लेवल भी डांसिंग का अलग होता, और जो इंडिया से और भी लोग होते ये सिस्टम में कि वो जो रिप्रेजेंट कर सकते थे इंडिया को, लेकिन वो बहुत मिसिंग था. सो वो मुझे एक महसूस हुआ ऐसा ड्रॉबैक. एंड देन इवन लाइक इन टर्म्स ऑफ just a prejudice that's there always. You're someone of like a different look, a different identity. It's not the same. You don't look like the rest of the girls there who are all like tall, fair. They're like totally the typical European looking girl. Which probably like Vlad would like look similar dancing with. But right now, because me and Vlad look quite different together, so that's already a striking thing that like, oh, but like, what's, there's a difference in their height, there's a difference in their look, and also she's coming from a different, background. So what's the catch here, and there's always that little underlying, I feel like an underlying unsaid way of observing things. I'm not going to say कि हमेशा सब लोगों ने उसको नेगेटिवली मार्क किया. बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया है कि वाओ, हम लोगों ने ऐसा इंडिया से कभी डांसर देखा नहीं है. यू डांस रियली वेल, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इट्स सब्जेक्टिव आफ्टर ऑल कि कोई लोगों को अच्छा लगता है नया चीज देखना, और कोई लोगों को लगता है कि नहीं, हमें तो वही देखना है जो हम इतने सालों से देखते आए हैं. So it's but you have to break the stereotypes. Exactly. There are always going to be more pragmatic people in every field, right? Who are more like, no, this is the way it's done. Yeah. You have to do your thing. Yeah. और इंडिया में आपको कैसा लगता है कि ये इंडिया में मुझे लगता है कि बैरियर ब्रेक करना मुश्किल है ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को इंटरेस्ट है जानने में, जैसे आपको भी इंटरेस्ट था, या फिर ऐसे है लोग, हैंडफुल, आई विल से, नॉट एवरीवन is interested, but there are a handful of people who are curious and interested in seeing what is this exactly about, क्या है ये. लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग अभी तक लोगों में नहीं है कि अरे ये ऐसा स्टाइल, ये लोग नाच रहे हैं, लेकिन क्या नाच रहे, समझ में नहीं आता है अभी तक लोगों को कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे. अगर मैं फ्लिप करती हूँ, बैक फ्लिप या कुछ वैसा, तो तभी लोगों को लगता है वाओ, क्योंकि वो उन लोगों ने देखा है. सो इट्स अ वाओ फैक्टर, लाइक ओ वाओ. लेकिन अगर मैं कुछ मेरा बेसिक रूम्बा कोरियोग्राफी करती हूँ, जो काफी डिफिकल्ट है एक्चुअली लोगों को करना वैसा जैसे करना चाहिए, वो लोग वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि क्या कर रहे हैं ये लोग तो डांस ही कर रहे हैं. दिखता है कि कुछ तो मतलब ये लोग थोड़ा अलग दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अवेयरनेस नहीं है. लेकिन अभी यू हैव टू जेनरेट इट, राइट. आई थिंक लास्ट हमारा पॉडकास्ट था एक, उसमें रिदमिक जिम्नास्टिक के कोच और डायरेक्टर आए, तो उन्होंने भी सेम चीज़ कही कि जो परफॉर्मेंस एक माइलस्टोन परफॉर्मेंस हुआ था कि माया कार्लिक ने दिया था, तो उसमें दैट वाज 23 पॉइंटर, तो वो इट वाज अ लैंडमार्क फॉर इंडिया, क्योंकि उतना उस पॉइंट तक कभी इंडियन जिम्नास्ट पहुंचे नहीं थे. दे ऑल्सो सेड समवॉट द सेम थिंग कि इंडियन जिम्नास्ट से वो लोग उतना जजेस उतना एक्सपेक्ट नहीं करते, और कहीं ना कहीं उनको एक प्रिज्यूम कर लेते हैं, उनको एक थोड़ा लोअर बेस से मार्क करना शुरू करते हैं. I think that's something, there's a presumption because there is not that much production volume. There's not that much production from the country itself that people or judges see and assume that like this country is some country that is really like pushing for this sport. That's why I think that is what something which we have to work on. Absolutely. Producing mass in athletes, yes, gymnastics, dancers, and everything. Yes, absolutely. It's like if you like certain places are known for generating certain qualities in certain aspects, right? Like for example, now if someone will say like, "Oh, I'm buying a Japanese car," and they're like, "Oh, even me, even you, anyone would think that it must be something good then, because like Japan is known for creating en masse good cars." But now if I'll say I'm buying a car from, I don't know, Angola, people will be like, "Well, Angola, what?" Maybe it's a very good car, who knows? But people are already a bit question mark, like, who buys cars from Angola, right? And this is the same approach that you already think of a certain product from a certain country as being already good, but maybe not good. But also from a lot of places that don't produce good things,
you think that it's not good, but maybe it's good. And then it's Exactly. this whole like not good, but maybe it's good always puts you on that whole like I have to prove myself. Yeah. And this is what I feel like a lot of times we had to do. Especially her, she had to prove herself that she is as good as she is. Exactly. It doesn't have to already start with the assumption that she's not. बाहर मुझे आई थिंक ग्लोबल डांस स्पोर्ट या बॉलरूम कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोग अलग अलग पार्ट से जानते हैं और वो जितने जानते हैं वो उनका नंबर एक्चुअली ज़्यादा है जितना इंडिया में मुझे लोग जानते हैं डांस कम्युनिटी से ही तो इसीलिए वो मुझे चाहिए कि ऐसा डिस्क्रिपेंसी थोड़ा दूर हो लेकिन क्योंकि मैंने ज़्यादा काम किया है इंटरनेशनली इसीलिए वहाँ पे लोगों ने देखा है कि मैं कैसे डांस करती हूँ मेरा क्या काम है मैं कौन हूँ और इसीलिए वो लोग जानते हैं लेकिन इंडिया में अभी मुझे थोड़ा करना है I think that is a very sad situation in India अभी right now, but I think हाँ India is working towards it. हम लोग athletes को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा recognize करना शुरू कर रहे हैं and we are coming out of that bubble. और हमारा पॉडकास्ट का भी बेसिकली यही एक मोटिव है कि ऐसे एथलीट्स को हम लोग पूरी कंट्री को दिखाएं कि इतने सारे एथलीट्स हैं who are working so hard, working tirelessly towards their sport. तो उनको रिकग्निशन मिले, वो एक प्लेटफॉर्म मिले इस चीज को अपने पैशन को परस्यू करने का. थैंक यू अनिरुद्ध You're welcome. Someone's very happy. अच्छा, one thing good and one thing bad about Chinook as a partner, dance partner and a life partner. So let's start with dance partner. Let's let's ease our way into the danger zone. So I would say that one thing which I already mentioned as a dance partner is the fact that she always has a plan, right? Like she always knows that, okay, this is what we have to do. This is what, like every time I feel like I'm like completely lost, that I was like, what the hell am I going to do? Whatever we're going to do. She always knows how to like find a plan that, you know, always, you know, given the external factors aside, always works for our own good outcome. Good. Bad as a dance partner, I would say that a lot of times, like, she's like too critical of herself. Okay. In terms of like, or she's too, I wouldn't say critical as much as like she's too doubtful. Like there's always that question that comes back into her mind that, oh, I'm not good enough. Oh, I'm not meant for this. Oh, I started too late. Oh, I'm not tall enough. Oh, blah, 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 blah. Like some kind of reason that always like makes her doubt herself. I feel like that comes in too often. And I would say that would be probably the negative side. As a life partner, I mean, good thing would be, I feel, no, I'm thinking because I don't want to say the same thing, right? Because usually like, you know, the things on the floor and off the floor are more or less the same because the person is the same. In life, I would say probably the fact that she's very dedicated to all of her relations that she has with all people, like not just with myself. Like she's always true to the relation that she builds with XYZ person. And of course, for our relationship, it's the same thing. Negative, I would say patient. Trying to make a lot of times way with the not that politically correct. Not that patient a lot of times with people. Like I feel like she a lot of times like wants everyone to do their best because she herself expects herself to do the best. So then a lot of times when she sees like people that mean a lot to her and are dear to her are not doing their best or are not doing at least what is best for them, then she starts getting like consumed and like upset and frustrated with seeing that, you know, not everyone is taking the right decisions for themselves. People who matter to her, of course. People who don't matter, they can do whatever they want. So as a dance partner, the good thing about Vlad is that he is very consistent, very disciplined in going every day to the studio and every day to the gym and just following a routine. I think that's his biggest plus. I feel that it helps me also, like, you know, keep being on track.
That's his biggest plus. And also just his sincerity, I feel, in whatever he's doing. He's being very sincere. He tries his best to do that. So I think that's something I really admire in him as a dance partner. And that I don't like in him as a dance partner is that I feel he plays it safe a lot of times. Although I feel like, I think he's like really much better than he thinks he is. But he always like plays it safe, and he'll always like not improvise. Like, he'll not take the risk. And I feel like that is something I feel is a negative quality in him, to like not just do it, like just not care and just do it. I think that's something as a dance partner I feel, I think that's the bad side. And as a life partner, the good thing about him is that he's just, again, so dedicated, sincere, honest, and he's just like always there. He's been there with me since day one. And the bad thing about him as a life partner is, again, I feel like he doesn't really like, he doesn't trust himself to be able to like take the kind of risks that I also expect him to take. So it's kind of the same. Kind of what I said about her, right? Yeah, like, yeah, like, it's just I think like, because in life I think sometimes you need to take some risk, if you want to like experience I don't know, a different side of yourself. And I feel like Vlad's very talented and multifaceted. Like, I feel like he has so many different hidden talents which he's never shown the world. And I feel like that's been still kept a secret. And because of that, I feel like, I'm not getting like the full package of his that I've been wanting. But he's coming there. He's getting to the point. Yeah. Chalo guys, thank you so much for coming here, for being a Thank part you, of this Anirudh. podcast. Thank you. We had so much fun, और सही में मैंने तो बहुत कुछ सीखा आज डांस स्पोर्ट के बारे में. आई होप हमारी ऑडियंस ने भी उतना ही कुछ सीखा होगा. थैंक यू Thank you so अनिरुद्ध फॉर much. हैविंग अस. और मतलब बहुत सारे लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने बोला, और जानना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपने हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, और वी जस्ट हैड सच अ गुड टाइम चैटिंग विद यू एंड लाइक sharing our ideas and our experiences. Thank you so much. You're most welcome. This was by far the most like natural let's say interview that I've ever done. Instead of like looking into the camera and talking, I was like and I'll be like it was a pleasure. Yes, pleasure was ours. Thank you. Truly. Thank you so much. आज के एपिसोड में आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सीखा है. मतलब सिर्फ पैशन कहीं ना कहीं कभी कभी दो लोगों को साथ में मिला देता है, भले ही वो कभी दुनिया के अलग अलग कोनों में ही क्यों ना हो. और ऐसा स्पोर्ट जहाँ पे पैशन भी है और साथ ही साथ एक पार्टनरशिप का इतना अच्छा एग्जाम्पल है, वो आज हमने देखा जिनोक और व्लाद के साथ. तो आई होप कि आपने एपिसोड उतना ही एंजॉय किया होगा जितना कि मैंने किया है. स्टे हेल्दी एंड स्टे क्यूरियस. बाय बाय.